Hi students, so today's class is arranged for class 8th and we are going to teach science chapter 1 which is crop production and management. So we have already discussed some of the topic regarding this chapter in the previous classes. So first of all we will revise some of that topic. That was in the first class. In the very first class we have studied about what is agricultural practices and the implements which are used in agriculture. Implements means टूल्स. ठीक है, जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज़ करते थे, कौन से प्रैक्टिसेस पर, वो सब हमने किया था डिटेल में. एंड देन कमिंग ऑन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंट्रो पार्ट, एटलीस्ट द startup part, which is involving the seventh step regarding the agricultural practices. If you want to continue a practice in agriculture, if you want to continue a cultivation regarding any growth of plant, then you need to follow these 7 steps. ठीक है, ये 7 steps आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सिस्टमैटिकली फॉलो करना है तो. सो वी हैव ऑलमोस्ट already discussed in detail, which is preparation of soil and sowing. These 2 points we have already discussed so far in detail, and today we are going to discuss about adding manure and fertilizer. I hope in the last class you remember that I have just introduced this part. Just I have इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. ठीक है, उतना हमने वहाँ तक आके हमने लास्ट क्लास को स्टॉप कर दिया था. सो वी विल कंटिन्यू the rest of the topic in today's class. Now fourth, which is irrigation, fifth step protecting from weeds, sixth harvesting, and seventh storage. So this many part is left for us to study in detail. So today we will do detailedly adding manure and fertilizer. Okay, that point we will continue today. So moving on to the third step in the agricultural practice, which is adding manure and fertilizer. So this section I have already explained in the last class, but then also I'll just explain it to you again because we are continuing the same topic. हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेम ही थर्ड स्टेप, ये जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा उसका आइडिया बेसिकली होना चाहिए. एक और बार ब्रशअप कर लेते हैं. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. So manure and fertilizer are the substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants, which is called as manure and fertilizer. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम मिट्टी के साथ मिक्स करें, कोई भी चीज़ ऐसे जो मिट्टी के साथ मिक्स करने पर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती हो, ठीक है, वो चीज़ को हम मैन्योर या तो फर्टिलाइज़र कहते हैं. जैसे कि खातर है. ठीक है, बेसिकली हम सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं तो जो हमें यील्ड मिलता है, लास्ट में जो प्रोडक्शन मिलता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का भी होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है. ठीक है, सो manure and fertilizer, what is the main difference between these two? Manure and fertilizer, what is the difference? So manure is a natural substance. बेसिक डिफरेंस यही है, आपको पहले यही याद आना चाहिए. मैन्योर जो है इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक. ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक का वर्ड है हमने लास्ट सेवेंथ में भी हमने एक्सप्लेन किया था. आपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स सुने होंगे. ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो तो वेजिटेबल जैसे रखे होते हैं तो वहाँ पे एक अलग से सेक्शन भी आप देख सकते हो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स करके. ठीक है, उसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ये सब का मतलब क्या है. उसका मीनिंग ये है कि वो पूरे शॉप में जितने भी वेजिटेबल्स है, अगर उसमें अलग से एक सेक्शन ऑर्गेनिक वेजिटेबल करके अलग से रखा है, दैट मीन्स जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल के अंदर जितने भी वेजिटेबल्स वहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, वो सारे वेजिटेबल प्योरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही ग्रोथ किए गए हैं, मतलब उनको ग्रो किए गए हैं. उनमें कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कुछ भी ऐड नहीं किया है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक. सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर जो भी मैन्योर डाला है इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल. ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ मैन्योर डाल के जो भी क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं उनको हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स कहते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. ठीक है, या तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स. सो ऑब्वियसली अगर इनको अलग से सेक्शन में मॉल्स में रखा है देन यू कैन इमेजिन दे आर हाईली कॉस्टली. ठीक है, नॉर्मल जो वेजिटेबल्स हैं उनसे भी थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि मैन्योर
के एडवांटेजेस एंड बहुत सारे थोड़े बहुत ये भी हैं डिसएडवांटेज, तो वो आगे हम कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो डिसएडवांटेज मैन्योर में है नहीं उतना ज़्यादा, बट ये कह सकते हैं कि अगर आप जब फर्टिलाइज़र डालते हो तो आपको 10 क्रॉप्स मिलेंगे, बट जब मैन्योर डालोगे तो आपको सिर्फ 8 ही मिलेंगे। मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी हो जाता है, बट इट विल बी वेरी वेरी हेल्थियर। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, भले 8 हों, बट फर्टिलाइज़र के जो 10 हैं 2 ज़्यादा हैं, बट इट इज़ समवॉट केमिकल। ठीक है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसलिए उतना हेल्दी नहीं होता कंपेयर टू ऑर्गेनिक। सो यही सबसे ज़्यादा फ़र्क है, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस एंड फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल। क्यों केमिकल, प्योरली केमिकल हम कहते हैं? बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मैन मेड, 100% मैन मेड होता है, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं एंड केमिकल्स को मिक्सअप करके ही वो बनाते हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस उसके अंदर जाता नहीं है, सब इट इज़ प्योर केमिकल। ठीक है, सो इसीलिए जब हम वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो हमें क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो भी सॉइल के, जैसे कि हर एक क्रॉप को हर एक मिनरल्स, अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और जो भी क्रॉप्स को जो पर्टिकुलर मिनरल की ज़रूरत है, हम एग्जैक्टली वही मिनरल अगर सॉइल में डालें तो ऑब्वियस है कि क्रॉप जो है वो ज़्यादा अमाउंट में आएगा, है ना। बट मैन्योर क्या है, मैन्योर एज इट इज़ रिच बनाती है, फर्टाइल बनाती है सॉइल को, सब कुछ कंसिडर करके, मतलब सारे मिनरल्स एक साथ करके। तो थोड़ा क्वांटिटी कम होगा फर्टिलाइज़र के कंपेयर में अगर आप मैन्योर डालो तो, बट मैन्योर इज़ वेरी हेल्थियर। ठीक है, तो दिस आर द जनरल एस्पेक्ट्स। अगर अभी तो कोरोना के चलते आप कोई मॉल में नहीं जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर, बट जब भी अगर जाने का मौका मिले तो कहीं पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स करके कोई हेडिंग वाइज, मतलब बैनर लगाया है वेजिटेबल शॉप के अंदर ही, तो देख लेना, ध्यान देना, क्योंकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के अंदर जितने भी वेजिटेबल्स रखे होंगे उसमें एक भी वेजिटेबल के अंदर केमिकल या तो पेस्टिसाइड या तो फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल्स एडअप नहीं किए होंगे। इट इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ठीक है, सो मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू, मतलब वेस्ट ऑफ ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग, वेजिटेबल पील्स। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स produced in factories which provide sufficient nutrients to the soil. For example, NPK, it is very important. NPK fertilizer, NPK मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था क्या है। N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, K stands for potassium, and urea superphosphate. So you need to remember these three fertilizer, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि एग्जाम्पल्स फॉर फर्टिलाइज़र, तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, NPK, यूरिया, सुपरफॉस्फेट। ठीक है, एटलीस्ट ये 3 एग्जाम्पल्स तो आपको याद होना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आपके टेक्स्ट में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के अंदर एक एक्टिविटी दी है, टेक्सचुअल एक्टिविटी 1.2। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं अभी। एक्टिविटी क्या है, आपको एक्टिविटी के अंदर प्रूव क्या करना है, फोकस क्या है। इट इज़ टू शो दैट बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ। अगर प्लांट को ग्रो करना है, वो भी बहुत अच्छे से, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आपको चाहिए, देन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पूरे एग्रीकल्चरल प्रोसेस में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए। तो आपको ये यहाँ पे प्रूव करना है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो टू शो दैट बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो उसके लिए आपको प्रोसीजर क्या है, आपको ये एक्टिविटी करना क्या है, करने का एक प्रोसीजर होगा ना। सो दैट इज़ एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। देखो, ये मैंने हर एक्टिविटी में एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक करके यहाँ पे अलग से मैंने दिया है। मतलब आप जब भी नोटबुक में लिखोगे या एग्ज़ाम में अगर एक्टिविटी कोई पूछे, तो आपको प्रोसीजर के अंदर ऐसे के ऐसे नहीं लिखना है, एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। डोंट कॉपी दिस। ठीक है, प्रोसीजर आपको समझाना है जो यहाँ पे है। आप कौन सा प्रोसीजर पूरा एक्टिविटी में करोगे वो आप अपने लैंग्वेज, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये रट्टा मार के एग्जैक्टली इधर से इधर तक आप एज इट इज़ छाप दो, ऐसा नहीं है। आपको एक्टिविटी अगर एक बार समझ में आ जाए तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मेक श्योर यू राइट द करेक्ट पॉइंट। ठीक है, सो प्रोसीजर के नीचे हमेशा जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही लिखना। ये मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू रीड द टेक्स्ट।
सो टेक्स्ट बुक में ऐसा एक एक्टिविटी दिया होगा, एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेट? उनके सीड्स को मिट्टी के अंदर डाल के थोड़ा सा जर्मिनेट करना है, मतलब सीड के अंदर से एक छोटा सा पौधा आना चाहिए सैम्पलिंग करके। जब सीड के अंदर से छोटा सा एक पौधा आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग्स, ठीक है, या तो सैम्पलिंग्स भी कहते हैं, सीडलिंग्स, ठीक है। सो मूंग के दाल ले लो, वो आसानी से मिल जाएंगे आपको। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद आपको 3 सीडलिंग्स ऐसे लेने जो इक्वल साइज़ के हो, सेम साइज़ के एकदम, ठीक है। छोटे छोटे सीड में से जो पौधे आते हैं वैसे एक साइज़ के 3 आपको लेने हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिंपली वेसल्स या तो एम्प्टी ग्लासेस आपको 3 लेने हैं, ठीक है। 3 सीडलिंग्स और सीडलिंग्स ऐसे जो इक्वल हो, एंड 3 एम्प्टी ग्लासेस। नाउ मार्क देम ABC, तीनों 3 ग्लास को ABC करके मार्क कर देना है। टू ग्लास A, अब A ग्लास में जो A मार्क किया है उसके अंदर वो सीडलिंग आपको रखना है, एंड सीडलिंग के साथ आपको सॉइल प्लस थोड़ा सा मैन्योर, फर्टिलाइज़र नहीं, मैन्योर, ठीक है, जो नेचुरल सब्सटेंस है। सॉइल थोड़ा सा मिट्टी के साथ मैन्योर मिक्स करके, मैन्योर मतलब यहाँ आप काउडंग ले सकते हो जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। काउडंग एंड मिट्टी को मिक्स करके आप वेसल ए में रखोगे। किसको? उसके अंदर ऐसे ही थोड़ी ना मिट्टी रख दोगे, जो सीडलिंग आपने इक्वल साइज़ का लिया था उसको रख के फिर ये सॉइल एंड मैन्योर को मिक्स करके रखोगे वेसल ए में। सिमिलरली वेसल 2 में, ग्लास 2 में, 2 तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, हमने क्या किया था? बी मार्किंग की थी, तो बी मार्किंग वाले ग्लास में आप सेम दूसरा सीडलिंग रखोगे एंड मिट्टी साथ वहाँ पे फर्टिलाइज़र ऐड करोगे, ठीक है। यू विल ऐड फर्टिलाइज़र इन बी, एंड इन सी you will directly add soil, nothing manure, nothing fertilizer। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आप नहीं ऐड करोगे, डायरेक्टली आप सॉइल उसके अंदर डालोगे एंड सीडलिंग्स को रखोगे। सो ऐसे आपको ये एक्टिविटी का प्रोसीजर फॉलो करना है। ए वेसल में आपको क्या लेना है? मैन्योर मतलब काउडंग प्लस सॉइल एंड सीडलिंग। बी में सीडलिंग के साथ सॉइल एंड फर्टिलाइज़र। सी में सीडलिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ सॉइल, ठीक है। तो ऐसे आपको अरेंज करना है। नाउ देखो, mark them ABC, 2 glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with little urea। यूरिया क्या है एक्चुअल में? इट इज़ अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। बी में आपको यूरिया मिक्स करके डालना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, मतलब मैन्योर भी नहीं, फर्टिलाइज़र भी नहीं। नाउ पोर सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, मतलब तीनों 3 ग्लास में एक ही अमाउंट पानी डालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सीडलिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो तीनों 3 ग्लास में आपको इक्वल अमाउंट में पानी डालना है, एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम, उनके अंदर आपको सीडलिंग्स को प्लांट करना है। कीप देम इन अ सेफ एंड वाटर देम डेली, आपको उसको ऑलमोस्ट 10 डेज, 7 to 10 डेज़ तक एक अच्छे सेफ़ प्लेस में रखना है ताकि वो बिगड़ ना जाए। सेफ़ प्लेस में जहाँ पे सनलाइट अच्छे से आती हो वहाँ पे आपको रखना है, एंड यू हैव टू वाटर देम डेली। ऐसे 10 दिन तक आपको रखना है। आफ्टर 7 to 10 डेज़ ऑब्जर्व द ग्रोथ। अब देखो कि 10 दिन के बाद कौन से वेसल में कितना ग्रो किया है, फर्टिलाइज़र वाले में होगा, मैन्योर वाले में होगा, या सिर्फ और सिर्फ सॉइल वाले में होगा। यू कैन गेस किस में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एक्टिविटी के? ऑब्जर्वेशन। चलो क्या ऑब्जर्वेशन आया देख लो। सी, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ए वाले में अगर आप देखोगे तो हैं पौधे कुछ है, अगर आप गिन सकते हो तो देर आर 5 आई थिंक। बी वाले में थोड़े ज़्यादा हैं ए से। सी वाले में हैं बट बहुत छोटे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे, है ना। दे आर नॉट फुल्ली ग्रोन इन द सी। इससे क्या पता चल रहा है? मैन्योर वाले में ग्रोथ है बट नंबर थोड़ा, क्वांटिटी थोड़ा कम है। फर्टिलाइज़र वाले में क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ग्रोथ भी अच्छी है। सी वाले में दोनों कम है, ग्रोथ भी नहीं है, क्वांटिटी भी नहीं है ना। सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? प्लांट ग्रोथ इज़ द फास्टेस्ट इन वेसल बी। बी वाले वेसल में सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ है, जो कि फर्टिलाइज़र, सॉइल के साथ फर्टिलाइज़र हमने मिक्स किया था, यूरिया।
प्लांट ग्रोथ इज़ बेटर इन वेसल ए, मतलब उतना फास्टेस्ट तो नहीं कह सकते जैसे वेसल बी के साथ बी में था, बेटर कह सकते हैं, हाँ अच्छी तरह से है, विच इज़ उसमें क्या था, सॉइल क्या था, मैन्यूअर, काउडंग। थर्ड वाले में प्लांट ग्रोथ इज़ द स्लोवेस्ट इन वेसल सी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉइल लिया था, वहाँ पे हमने मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र को नहीं लिया था। इससे हमें क्या पता चल रहा है, कंक्लूजन विल बी द मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर आपको प्लांट ग्रोथ अच्छे से करना है तो आपको मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र खातर डाला नहीं फिर भी प्लांट सूख जाएंगे, नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है तो प्लांट अपने आप ग्रो हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र डालोगे तभी जाके प्लांट की ग्रोथ अच्छे तरह से होगी जैसे आपको चाहिए, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, ठीक है। सो दिस वॉज द एक्टिविटी विच इज़ शोइंग दैट फॉर अ बेटर प्लांट ग्रोथ वी रिक्वायर मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। सो दिस वॉज एक्टिविटी 1.2 विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। डू रीड योर टेक्स्ट बुक। मैं हमेशा कहती हूँ आपको टेक्स्ट बुक रीड करना ही रहेगा। ये क्लास देखने के बाद यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक एटलीस्ट वंस, ठीक है, वंस इन अ वाइल आपको रीड करना ही है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज़ मैन्योर एंड मैन्योरिंग। मैन्योर और मैन्योरिंग क्या है, ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे एज इट इज़ मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में टू द पॉइंट दिया है इसके बारे में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब जब मैन्योर है नेचुरल सब्सटेंस है, फर्टिलाइज नेचुरल चीज़ है जो हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए डालते हैं। तो मैन्योरिंग मतलब क्या, एडिंग मैन्योर, सॉइल के साथ अगर मैन्योर ऐड कर देते हो तो उसको हम क्या, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग, ठीक है, सिंपल है। सो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब आप अगर देखोगे खेती करने के लिए, आप कंटिन्यूसली वहाँ पे खेती चलती रहती है, मतलब ऐसा एक भी ऐसा नहीं होता कि चलो 3-4 महीने के लिए एकदम खाली पड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है, कंटिन्यूसली अगर आप एक ही जगह पे बार बार प्लांट को करोगे तो वहाँ के सॉइल का क्या है, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल सब खत्म हो जाएगा। सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, वो सारे ख़त्म होते जाएंगे। ये सारे प्लांट्स जो हैं वो उसको यूज़ करते जाएंगे और सॉइल में अपने आप आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे देयरफॉर मतलब वो सॉइल में न्यूट्रिएंट एंड मिनरल ख़त्म ना हो जाए या तो सॉइल एकदम बंजर ना हो जाए, इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रेप्लेनिश। व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लेनिश, रिच करना, उसको उसकी पुष्टि करना, ठीक है, अच्छे से। टू द फील्ड टू रेप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। फार्मर्स को बार बार मैन्योर सॉइल के साथ मिक्स करना होता है, जैसे कि काउडंग है, ठीक है, या तो कोल है, ऐसे अलग अलग टाइप के हैं मैन्योर जो आपको मिट्टी के साथ बार बार मिक्स करना होता है, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी हमेशा न्यूट्रिएंट रिच हो, ठीक है, एंड फर्टिलिटी अच्छी हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग। मतलब फार्मर्स जो ऐड करते हैं, टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रेप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग, ठीक है। अब इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अब मैन्योर डालना ही नहीं होता, वो उसका प्रॉपरली फॉलो भी करना होता है। ऐसा नहीं कि मिट्टी से ज़्यादा आप मैन्योर डाल दो उसके अंदर, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर अमाउंट होता है, प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप इम्प्रॉपर वे में उसमें अगर कुछ मैन्योर डालोगे तो उसकी वजह से भी प्लांट ग्रोथ वीक हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन अ सफिशिएंट लेवल एंड प्रॉपर स्टेप्स टू ऐड द मैन्योर, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज मैन्योरिंग। एंड व्हाट यू मीन बाय मैन्योर, मैन्योर के बारे में यहाँ पे लिखा है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, देन ऑल्सो विल डिस्कस some more point. Manure is an organic substance. ये organic word मैंने already आपको समझा दिया है. What do you mean by organic? It is completely natural and healthy, ठीक है। So manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. Manure क्या है actually, plant waste या animal waste का जो decompose मतलब पड़े पड़े जो डिकम्पोज हो जाता है उसको हम मैन्योर के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस आर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नाउ फार्मर्स डंप मतलब एक जगह डाल देना, ऐसे ढगले भर के डाल देना, ठीक है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। आपने देखा होगा
जो फार्मर्स हैं उनके वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे खोद के रखते हैं, पिट्स, जिसको PITS पिट्स कहते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर आपने पढ़ा था पिक्चर प्लांट, PIT पिट, ठीक है, मतलब खड्डे। यहाँ पे भी वही है, वही लिखा है वेस्ट इन पिट्स। अगर आप फार्मर के फार्मिंग एरिया में जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े पिट्स खोद के रखे होंगे जहाँ पे वो एनिमल वेस्ट मतलब काऊ डंग ये सब भर भर के रखते हैं। एंड ऐसे ही वो वहीं पे पड़े पड़े डिकम्पोज हो जाते हैं, तब जाके वो मैन्योर के तौर पे वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यू हैव ऑल्सो लर्नड इट इन क्लास 7th, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, सैप्रोफाइट्स, ये सब पढ़े थे ना फूड चेन में। बस वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया एंड फंगस है जो डिकम्पोजिशन के लिए काम आते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। सो the decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure, ठीक है। जो डिकम्पोज हो चुका होता है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे यूज़ करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ मैन्योरिंग। इट इज़ सिंपली एडिंग द मैन्योर टू द सॉइल टू replenish इट, ठीक है। What is manure? It is the organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. So this was about manure and manuring. Now what are the manure? Manure के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। आपको यही पॉइंट ज़्यादा पढ़ने, डिसएडवांटेजेस में मत जाना, क्योंकि मैन्योर का उतना ज़्यादा डिसएडवांटेज है नहीं कुछ। उसकी एडवांटेज मतलब इतनी ज़्यादा है कि डिसएडवांटेज कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब मैन्योर अगर आप ऐड करोगे मिट्टी के साथ तो मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आपने पढ़ा था सॉइल लास्ट ईयर सॉइल वाले चैप्टर में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पर्कुलेशन रेट, पोरस, ये सब आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है मैन्योर, एनहांसेस, ताकि मिट्टी में बहुत देर तक पानी रहे, ड्राई ना हो जाए मिट्टी, ठीक है। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस, ठीक है। मैन्योर ऐड करने पर सॉइल पोरस हो जाता है। पोरस मतलब छोटे छोटे होल्स वाले, ठीक है। चौक, आपके क्लास में जो चौक होते हैं दे आर कम्प्लीटली पोरस। अगर आप उसको पानी में डालो तो आपको पता चल जाएगा पानी जो है वो अंदर घुस जाती है, क्योंकि दे आर कम्प्लीटली पोरस, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पानी इजीली घुस जाते हैं। तो यहाँ पे सेम वैसे ही सॉइल को भी ये पोरस बना देते हैं। एंड जब भी आप सॉइल में पानी डालो तो वो पानी पोर्स के अंदर से घुस जाते हैं, ताकि पानी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स वेरी इजीली। दूसरी भी एक एडवांटेज है पोरस होने का। हमने बोला था कि सोइंग वाले स्टेप में हमने ये पढ़ा था, जब भी आप बीज को बोते हो तो बीज उतना नीचे, मिट्टी के बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए, ताकि उसको कम्प्लीटली एयर ना मिले। एयर सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, इसीलिए आपको बहुत डीपली सीड को सो भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बताया है, अगर आप मैन्योर मिक्स करते हो तो सॉइल इतना ज़्यादा पोरस हो जाता है जिससे एयर सर्कुलेशन आसानी से सीड के तरफ जा सकता है, ठीक है। एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सकता है, इट बिकम्स ईजी। नाउ थर्ड वन, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं डिकम्पोज करने वाले या प्लांट्स को, हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम इट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल, है ना। लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो राइजोबियम का मेन फंक्शन क्या है? इट फिक्सेस द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सॉइल। सॉइल को जितना भी नाइट्रोजन चाहिए वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकाल के सॉइल के अंदर फिक्स करता है। तो ऐसे वाले माइक्रोब्स जो हैं उनको भी बढ़ाता है मैन्योर, मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स का क्वांटिटी को बढ़ाता है, ठीक है। सो इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, ठीक है। टेक्सचर मतलब न्यूट्रिएंट रिच, इवन द जितना भी प्लांट ग्रोथ के लिए जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो सारे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट मेक्स सॉइल न्यूट्रिएंट रिच। ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट रिच ही होगा, मैन्योर ऐड करोगे तो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा। लास्ट वन, इट इज़ कंपैरेटिवली इकोनॉमिक। मैन्योर जो है वो कंपैरेटिवली इकोनॉमिक होता है, मतलब फर्टिलाइज़र अगर ख़रीदने जाओ तो आपके ज़्यादा पैसे निकल सकते हैं, बट मैन्योर को अगर यूज़ करो तो उतने पैसे नहीं जाएंगे,
आपको ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक वाइज, फाइनेंशियल वाइज थोड़ा अच्छा रहेगा इफ़ यू यूज़ मैन्योर, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं, फर्टिलाइज़र की डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। In today's class we have studied manure, manuring and the advantages of manure. ये डिटेल में हमने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 3, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र। फिर एक्टिविटी, अगर प्लांट की ग्रोथ के लिए क्यों हमें फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर ऐड करना चाहिए, उसको प्रूव करने वाला एक एक्टिविटी है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, विच शोज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र रिक्वायर प्लांट ग्रोथ। एंड व्हाट इज़ मैन्योर एंड मैन्योरिंग, ये पढ़ लिया। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ये भी कर लिया। So in the next class we will detailedly do the fertilizers, regarding the fertilizer. So till then take care and do read your textbooks. टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना, ये जस्ट लिसन करके छोड़ मत देना। यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। फिर अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी। सो बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।